बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी और ये टॉपिक है 7.8। इंग्लिश मीडियम है पेज नंबर 160 पर और उर्दू मीडियम बुक पर है 167 पेज पर। तो अब इसको शुरू करते हैं कि इलास्टिसिटी क्या चीज़ है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। कहते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, टू रिस्टोर मतलब वापस आना, इन इट्स ओरिजिनल साइज़ एंड शेप, अपने असल साइज़ और शेप में वापस आना, एज डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट ऑन इट, कि जब इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स, बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अमल करे, वो अपने ओरिजिनल साइज़ और अपनी शेप में वापस आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी को, इस खूबी को या इस खासियत को हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी का। अब इसमें हमने कुछ बातें समझनी है और इसकी एग्जांपल भी देनी है। सबसे पहले कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है, फोर्स दैट चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, जो किसी भी बॉडी की शेप, साइज और वॉल्यूम या किसी चीज़ का वॉल्यूम को तब्दील करे, तो ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर इसका उर्दू में मतलब लिया जाए, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब किसी भी बॉडी के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाली, उसकी शक्ल को ख़राब करने वाली, उस शक्ल को बिगाड़ने वाली, उसके लंबाई के अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर, उसकी हाइट के अंदर, उसके साइज़ में जो भी चेंजिंग लाएगी फोर्स, तो उस फोर्स को नाम दिया जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ज़रा इलास्टिसिटी को समझते हैं कि इलास्टिसिटी से मुराद किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स के लगाने की वजह से बॉडी दोबारा अपनी असल हालत में आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी का। अब इसकी ज़रा एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स की लगाने के बावजूद भी बॉडी अपनी असल शेप या वॉल्यूम या लेंथ में वापस आ जाता है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक रबर बैंड है जी, रबर बैंड, रबड़ का एक टुकड़ा है। अब आपने खुद भी इसको ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम इस रबड़ को एक ख़ास लिमिट तक उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचने के बावजूद हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उस रबड़ की या उस रबड़ बैंड की या प्लास्टिक, जो भी आप समझ सकते हैं, क्या होता है कि वो एक ख़ास लिमिट तक स्ट्रेच हो जाता है। जब आप उसको रिलीज़ करेंगे दोबारा उसी ओरिजिनल साइज़ में वापस आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक रबड़ का पीस है, रबड़ बैंड है, हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स, मतलब हम इसकी लेंथ में इजाफा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करता हूँ कि यहाँ इस पॉइंट तक आपने इस रबड़ बैंड को स्ट्रेच कर दिया है। अभी यहाँ तक आपने फोर्स लगाई हुई है, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्यों? अब आप इसकी लेंथ में इजाफा कर चुके हैं। अब जब हम इस फोर्स को हटाएंगे तो होगा क्या, ये जो इसकी ओरिजिनल शेप थी, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स थी, दोबारा ख़त्म हो जाएगी और जो इसका ओरिजिनल साइज़ था, ओरिजिनल वॉल्यूम था, ओरिजिनल लेंथ थी, वो सारी की सारी वापस आ जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं किसका? इलास्टिसिटी का। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम स्प्रिंग की मिसाल देते हैं, स्प्रिंग की एग्जांपल देते हैं। जब हम फर्ज करें ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जी, स्प्रिंग को किसी फिक्स पॉइंट के साथ आपने अटैच किया हुआ है और
अगर हम इसको एक ख़ास लिमिट तक स्ट्रेच करते हैं, यह है इसकी ओरिजिनल शेप। अब अगर हम इसको ख़ास लिमिट तक स्ट्रेच करते हैं, यहाँ पर फोर्स लगा के आप इसको छोड़ देते हैं, तो ये दोबारा जहाँ से आपने इसको स्ट्रेच किया था, जिस पॉइंट से, जिस लेंथ से, उसी जगह पर ये वापस भी आ जाएगा। यानी कि ये अपनी असल वाली हालत को अटेन कर लेगा। उसकी जो ओरिजिनल शेप है वो तब्दील नहीं होगी। किस वक्त? जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स, बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स को हटा देंगे। और भी बेशुमार इसकी मिसालें हैं। आप मैट्रिक्स की मिसाल दे सकते हैं कि मैट्रिक्स के ऊपर जब आप बैठते हैं वो दब जाता है, उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। जब आप वहाँ से हटते हैं तो मैट्रिक्स जो होता है अपनी असल पोजीशन में वापस आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी या इसको आप लचक का नाम भी दे सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आप इसको तैयार कर सकते। स्ट्रेस क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन करें कि स्ट्रेस एक ऐसी फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक्टिंग यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। कि स्ट्रेस से मुराद ऐसी डिफॉर्मिंग फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अमल करे, उसके एरिया के लिहाज से, उसके एरिया के लिहाज से उसमें कोई चेंज लाए, बिगाड़ पैदा करे, डिफॉर्म करे उस बॉडी को, तो हम उसको नाम देते हैं स्ट्रेस का। दूसरे लफ्ज़ों में आप स्ट्रेस को प्रेशर के मीनिंग में भी ले सकते हैं। जिस तरीके से हमने प्रेशर का फार्मूला पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर भी फोर्स ही है लेकिन यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगी। अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला भी बनाया जा सकता है स्ट्रेस का, कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर क्या आ जाएगा? एरिया। फोर्स ओवर एरिया, यहाँ पर इसका यूनिट भी बनाया जा सकता है। यूनिट लिखते हैं, हमें पता है फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और जबकि एरिया उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, ये इसका यूनिट है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ, वो है जी स्ट्रेन। स्ट्रेन, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बताई गई। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाए, तो स्ट्रेस अप्लाई करने के दरमियान जो बॉडी की असल शेप होती है और जो बॉडी के अंदर चेंज आता है, उन दोनों का कंपैरिजन, उन दोनों की जो रेशो होगी, हम उस रेशो को नाम देते हैं, उस कंपैरिजन को नाम देते हैं स्ट्रेन का। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूं कि जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, शेप ओवर ओरिजिनल शेप, ओवर ओरिजिनल शेप, इसको नाम दिया जाता है स्ट्रेन का। और शेप से मुराद उसके वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, उसकी लेंथ में चेंज हो सकता है, उसकी हाइट के लिहाज से चेंज हो सकता है, उसके एरिया के लिहाज से चेंज हो सकता है, किसी भी तरह का। तो इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन की कई टाइप्स भी हैं, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेन है एक, टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन
अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहें तो ये बनता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अब ज़रा इसकी एग्जांपल समझते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रबड़ बैंड है जी, ये है इसकी ओरिजिनल शेप, इसकी ओरिजिनल लेंथ दी हुई है। अब फ़र्ज़ करो हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको कुछ हद तक स्ट्रेच करते हैं। फ़र्ज़ कर लें इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी 5 मीटर थी, और जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो आपने 10 मीटर तक स्ट्रेच कर दिया, यानी कि अब टोटल जो इसकी लेंथ होगी वो 10 मीटर हो जाएगी। अब कंपैरिजन क्या है कि ओरिजिनल शेप और चेंज इन लेंथ के दरमियान जो रेशो है, जो डिफरेंस है, जो कंपैरिजन है, हम उसको स्ट्रेन का नाम देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं क्या करता हूँ 10 मैंने क्या लिख देता हूँ 5, यानी कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो ये बन जाएगा 5 मीटर के बराबर। तो ये जो चेंज आता है, जो कंपैरिजन आता है, जो रेशो आती है, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेन का। और इसकी जो दूसरी टाइप है वो टेंसाइल स्ट्रेन है। टेंसाइल स्ट्रेन लेंथ के लिहाज से हो सकती है, वॉल्यूम के लिहाज से हो सकती है, या एरिया के लिहाज से भी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है। तो भाई स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। आपसे वजह पूछ सकते हैं कि स्ट्रेन का यूनिट क्यों नहीं होता। यूनिट हमेशा दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान में बन सकता है। जिस तरीके से अगर हम स्ट्रेस में के फार्मूले में देखें, एक फोर्स है और एक एरिया है, दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं। दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के दरमियान तो यूनिट बन सकता है, लेकिन अगर एक जैसी क्वांटिटीज़ आ जाए, एक जैसी क्वांटिटीज़, उनके दरमियान नहीं बन सकता। जैसे कि यहाँ पर भी लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ है। अगर फ़र्ज़ कर ले इसका यूनिट भी मीटर है और नीचे वाला इसका यूनिट भी क्या है मीटर, ये तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यूनिट जो होता है हमेशा दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान बन सकता है। अगर एक जैसी क्वांटिटीज आ जाएं, एक जैसी वैल्यूज़ आ जाएं, उनके दरमियान यूनिट नहीं होगा। इस वजह से जो स्ट्रेन है उसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। इस इलास्टिसिटी आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में आके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।